कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और तूफानी रात से होती है, जहां ईस्टर्न स्टाइल आर्किटेक्चर वाला एक गांव दिखता है। एक रहस्यमयी शख्स भूसे की टोपी पहने एक बड़े से गेट के सामने आकर रुकता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और सब कुछ रोशन हो जाता है। सामने हमारे मेन कैरेक्टर सीढ़ियों पर खड़ा दिखाई देता है। नीचे पहले से ही दर्जनों हथियारबंद गार्ड्स खड़े हैं, जो लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक सोल्जर गुस्से में दांत पीसते हुए उसे घूरता है। तभी गार्ड्स चिल्ला उठते हैं। वो उसे नेमलेस हीरो पहचान लेते हैं और हमला करने का आदेश दे देते हैं। पल भर में सारे गार्ड्स खुद को जोश में भरते हुए चीखते हैं और अकेले खड़े उस शख्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। चारों तरफ से घिर जाने के बाद भी स्वॉर्ड्समैन बिल्कुल शांत रहता है। वो अपनी स्वॉर्ड को कसकर पकड़ता है और काउंटर अटैक की तैयारी करता है। एक ही तेज और सटीक वार में वो कई दुश्मनों को एक साथ गिरा देता है। एक गार्ड के चेहरे पर फैला डर साफ दिखाता है कि उसे समझ भी नहीं आया कि हमला कब हुआ। टोपी के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में सिर्फ मजबूत इरादा नजर आता है। स्वॉर्ड्समैन बिना रुके आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती जाती है और भी दुश्मन सामने आते हैं और सबको चिल्लाकर कहते हैं कि इसे खत्म कर दो। बिना सोचे समझे वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है और चारों तरफ पानी उछल जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड घुमाता है, जिससे उसके चारों तरफ लाल रंग की लकीर बन जाती है। इतने सारे दुश्मनों से घिरा होने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता। इसके बाद वो अपनी वेपन की हिल्ट को और कसकर पकड़ लेता है। फिर वो दुश्मनों पर एक और तेज और खतरनाक वार करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बैटलफील्ड पर धुंध की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तभी पीछे से एक बड़ा सा ब्रूट चुपके से आ जाता है, उसे पकड़ने के इरादे से। वो बड़ा आदमी चेहरे पर मुस्कान लिए चिल्लाता है। उसे लगता है कि वो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन उसकी ब्लेड रहस्यमयी हीरो की गर्दन से बस कुछ इंच पहले रुक जाती है। अचानक स्वॉर्ड्समैन के शरीर से नीली रोशनी निकलती है और सीधे दुश्मन पर जा लगती है। पूरा झुंड हैरान रह जाता है कि पीछे से हमला होने के बावजूद वो कैसे घायल हो गया। टोपी के नीचे हमारे प्रोटैगनिस्ट की नज़र बर्फ की तरह ठंडी बनी रहती है और अगले ही पल हारा हुआ दुश्मन अपना हाथ पानी के गड्ढे में बेकार सा गिरा देता है। सब खत्म होने के बाद वहां सिर्फ वही अकेला योद्धा खड़ा बचता है। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद हीरो कोर्टयार्ड में बैठकर आराम करता है। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है, जिसकी पीठ पर सांप का टैटू है और वो बरामदे पर बैठा हुआ है। उसके कपड़ों से साफ पता चलता है कि वो इसी जगह का बॉस है जिस पर अभी हमला हुआ था। वो आदमी घूमकर अपनी बूढ़ी और जख्मों से भरी शक्ल दिखाता है। फिर वो अकेला कोर्टयार्ड में तेज बारिश के नीचे बैठा रहता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ बढ़ता है और आखिरकार दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। दोनों योद्धा एक दूसरे को घूरते हैं। माहौल भारी और खतरनाक हो जाता है। बूढ़ा आदमी खामोशी तोड़ते हुए पूछता है, क्या तू ही वो नेमलेस हीरो है? हमारा प्रोटैगनिस्ट कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप खड़ा रहता है। बॉस उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि एक हीरो इतना छुप कर क्यों रहता है। तब स्वॉर्ड्समैन ठंडी आवाज में जवाब देता है, मैं कोई हीरो नहीं हूं। बूढ़ा आदमी उलझ जाता है और पूछता है कि फिर उसने उसके आदमियों को क्यों मारा। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं और वो दोहराता है, मैं कोई असली हीरो नहीं हूं। हमारे प्रोटैगनिस्ट का जवाब सुनकर गैंग लीडर सन्न रह जाता है। बूढ़ा आदमी हंसने लगता है और कहता है कि उसने सबको बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन स्वॉर्ड्समैन बोलता है, मैंने किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, लोगों ने खुद ही मान लिया। बूढ़े आदमी को ये बात मज़ेदार लगती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, जिससे नीली ऑरा निकलने लगती है। वो कहता है कि अगर वो आज गिर भी गया तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। लाल आंखों के साथ वो चिल्लाता है, चल मुझसे भिड़। हमारा प्रोटैगनिस्ट भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसकी स्वॉर्ड अब आग में लिपटी हुई है। गैंग लीडर अपनी सबसे ताकतवर टेक्निक इस्तेमाल करने को तैयार हो जाता है। उसी पल ऐसा लगता है जैसे वक्त थम गया हो और सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है। बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरती है और फट जाती है। एक छोटी सी लहर बनती है और उसकी आंख में लाल चमक दिखती है। स्वॉर्ड्समैन पलक झपकते ही आगे बढ़ता है। बूढ़ा आदमी मुश्किल से उसकी मूवमेंट को देख पाता है। एक ही पल में दोनों एक दूसरे को पार कर जाते हैं और लड़ाई अचानक खत्म हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से जमीन पर उतरता है और उसकी स्वॉर्ड पूरी तरह दुश्मन के खून से भर चुकी होती है। इसके बाद वो टूटे हुए गांव से बाहर की तरफ चल देता है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे करता है। आखिर में वो अपनी टोपी उतारता है और उसका थका हुआ लेकिन जीत से भरा चेहरा सामने आ जाता है। चारों तरफ लाशों से भरे तबाही के माहौल पर लाल पंखुड़ियां गिर रही होती हैं। एक आदमी जमीन पर पड़ा है, उसकी पीठ पर सेक्ट का निशान बना हुआ है। एक बड़े टेंपल के सामने वॉरियर्स की एक भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सबसे आगे अलग अलग सेक्ट्स के लीडर्स खड़े हैं। सबके चेहरे सख्त बने हुए हैं। उनमें से एक मास्टर सोचता है कि क्या ये जगह सच में वही माउंट हा है जिसे वो पहले जानता था।
उसी वक्त एक मंक चुपचाप इस बर्बादी को देखता रहता है। तभी एक और लीडर चिल्लाता है, ये किसी डीमन का काम है। लेकिन फिर उसकी नज़र कुछ हिलते हुए पर जाती है। लाशों के बीच पीछे की तरफ एक अकेली आकृति खड़ी दिखाई देती है। वो आदमी धीरे धीरे आर्मी की तरफ चलने लगता है और उसका घायल चेहरा सामने आ जाता है। जैसे ही लीडर्स उसे पहचानते हैं, सब सन्न रह जाते हैं। वो प्लम ब्लॉसम सॉर्ड सेंट होता है। बूढ़ा सॉर्ड्समैन ठंडे लहजे में कहता है, मैं तुम सबको एक एक करके ख़त्म करूंगा। और इतना कहते ही वो आर्मी की तरफ लाल एनर्जी की एक ज़बरदस्त लहर छोड़ देता है। ये देखकर मंक जोर से चिल्लाता है, सब लोग संभल जाओ। लाल एनर्जी सीधे फ्रंटलाइन के वॉरियर्स से टकराती है। हमला बिना रुके आगे बढ़ता है और जो भी रास्ते में आता है सब कुछ तोड़ता चला जाता है। एक सेक्ट लीडर नफरत भरी नज़र से ये सब देख रहा होता है। इसी अफरातफरी के बीच एक डेमोनिक सा इंसान लाल ऑरा के साथ चमकने लगता है। ये देखते ही मूंछों वाला आदमी गुस्से में चिल्लाता है, अरे कमीने सामने आ। तभी अंधेरे से एक हाथ निकलता है जिसमें पुराने लीडर का कटा हुआ सिर पकड़ा होता है। शाओलिन सेक्ट का मंक और वुइंग का मास्टर ये नज़ारा देकर बोल भी नहीं पाते। उनके पास ही चिंकिंग और नांगिंग के रिप्रेजेंटेटिव्स भी सन खड़े रहते हैं। सबके सामने हमारा प्रोटैगनिस्ट प्रकट होता है और इतनी भीड़ देखकर ताना मारता है। एक बूढ़ा आदमी इस नौजवान की बदतमीजी पर भड़क जाता है और कहता है, अपना मुंह बंद कर। फिर वो पूछता है, तू है कौन और तूने ये कत्लेआम क्यों किया? हमारा प्रोटैगनिस्ट ठंडे अंदाज में कहता है, मैं इसलिए आया क्योंकि सुना था माउंट हुआ सबसे ताकतवर है। और ये कहते ही वो एक हाथ से सेक्ट के प्लेग को कुचल देता है। तुरंत बाद जमीन पर गिरे लीडर का सिर दिखाया जाता है। नौजवान वॉरियर ठंडे स्वर में बोलता है कि अफवाहें ज्यादा भरोसे लायक नहीं थीं। माउंट हुआ लीडर का सिर देखकर सब लीडर्स दंग रह जाते हैं। बिना सोचे समझे वो सिर भीड़ की तरफ फेंक देता है। वो आर्मी को ताना मारता है, जब झुंड बनकर आए हो तो मजबूत भी होने चाहिए। उसकी आंखें चमकने लगती हैं और एक मास्टर गुस्से में पागल सा हो जाता है। इसके बाद सारे लीडर्स मिलकर चिल्लाते हैं कि वो अपने सेक्ट की इज्जत के लिए उसे खत्म कर देंगे। चारों वॉरियर्स अपनी खास टेक्निक्स के साथ एक साथ हमला करते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराकर कहता है, अब मजा आने लगा है। तभी अचानक सब कुछ ग्लिच होने लगता है और पता चलता है कि ये सब एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। अगले ही पल वो नौजवान संतुष्ट चेहरे के साथ अपना वीआर हेडसेट उतार देता है। वो अंधेरे कमरे में सोफे पर बैठा होता है, लंबा गेमिंग सेशन खत्म करके। वो सोचता है कि इतने कोऑर्डिनेटेड अटैक शायद उसके लिए ज्यादा हो गए थे। उसके पास ईवीआर ऑनलाइन गेम का इक्विपमेंट रखा होता है। ये एक मार्शल आर्ट्स गेम है जो अपनी ज़बरदस्त वायलेंस और रियलिज्म के लिए मशहूर है। इतने सारे ईमेल्स आने के बावजूद कि इस गेम को बंद कर दिया जाए, वो सोचता है कि ऐसा कुछ और है ही नहीं। टीवी देखते हुए वो सोचता है कि अगली बार वो थोड़ा शांत तरीका अपनाएगा। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट गायब है। सोचते हुए वो मन में लाता है कि असैसिनेशन भी एक तरीका हो सकता है। अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट के कमरे में एक रहस्यमयी आवाज़ गूंजने लगती है। वो आवाज़ किसी से उसे बचाने की भीख मांग रही होती है। ये सुनते ही उसे अपना मिशन और टारगेट याद आ जाता है। बिना देर किए वो सोफे के पास रखी सॉर्ड उठा लेता है। सीन बदलता है और अब एक आदमी घुटनों के बल बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। उसका चेहरा बुरी तरह सूजा हुआ है और वो रोते हुए दया की गुहार लगा रहा है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक बड़ा सा स्लेजहैमर लिए सामने आ जाता है। डरावनी मुस्कान के साथ वो पूछता है, क्या तू सच में चाहता है कि तुझे छोड़ दिया जाए? आदमी मासूम बनने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसे क्यों अगवा किया गया। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं करता और स्लेजहैमर दिखाकर उसे डराता है। तभी उस आदमी के क्राइम्स की फोटोज सामने आ जाती हैं और वो सन्न रह जाता है। नौजवान कहता है, अगर तूने कुछ गलत नहीं किया होता तो तू मेरा शिकार नहीं बनता। घबराकर वो आदमी माफ़ी मांगता है और बार बार सॉरी बोलता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे मारते हुए याद करता है, मुझे छोड़ दो। फिर ठंडे स्वर में खुद ही आगे के शब्द जोड़ता है। वो कहता है, ये शब्द अब सुन सुनकर थक चुका हूं, और स्लेजहैमर से जोरदार वार करता है। वार सीधा उसके चेहरे पर पड़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी दया के उसे लगातार मारता रहता है। आदमी पलटकर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नौजवान आसानी से बच जाता है। फिर वो उसके मुक्के को रोककर उसकी उंगलियां तोड़ देता है। घायल होने के बाद भी वो आदमी नफरत भरी नज़रों से उसे गालियां देता है। अचानक वो आदमी चमकती आंखों के साथ खड़ा हो जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। ये देखकर हमारा प्रोटैगनिस्ट थोड़ा चौंक जाता है। अब ज्यादा ताकतवर हो चुका ठग उस पर कूदकर हमला करता है और चिल्लाता है कि वो उसे खत्म कर देगा। लेकिन नौजवान उसका वार अपने हथियार से रोक लेता है और एक शॉकवेव बन जाती है। हमलावर हैरान रह जाता है कि उसका हमला इतनी आसानी से रुक गया।
इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर से लाल ऑरा फूट पड़ता है। वो दुश्मन के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। दर्द से आदमी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है और वो पूरी तरह हार जाता है। आखिर में नौजवान पर्पल एनर्जी के आखिरी ब्लास्ट से लड़ाई खत्म कर देता है। उस जोर से वो आदमी पीछे उछल जाता है। पूरी तरह टूट चुका वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसका चेहरा बुरी तरह सूज चुका होता है। डर के मारे वो खुद को पीछे घसीटते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि नौजवान उसके पास आए। वो चीखता है कि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझाता है कि ज़्यादातर इंसान हर्बिवोर्स जैसे होते हैं, लेकिन कुछ कार्निवोरस लोग होते हैं जो कमज़ोरों का शिकार करते हैं। आदमी शीशे की तरफ देखता है और उसे अपने शिकार लोगों की परछाइयां नजर आती हैं। तब नौजवान बताता है कि वो ऐसे प्रेडेटर्स का हंटर है। उसकी परछाई ठग को ढक लेती है और वो डर से जम जाता है। चमकती लाल आंख के साथ वो आखिरी वार की तैयारी करता है। वो स्लेज हैमर घसीटता हुआ आगे बढ़ता है और आदमी उसे रुकने की गुहार लगाता है। ठग कांपते हुए चिल्लाता है, मेरे पास मत आ। तभी दरवाज़ा जोर से टूटता है और कई हथियारों से लैस पुलिस ऑफिसर्स अंदर घुस आते हैं। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को घेर लेते हैं और चिल्लाते हैं कि हिलना मत। उन्हीं में से एक सूट पहना आदमी आगे आकर अपना नाम डांग बोंगू बताता है। वो अपना बैज दिखाकर हमारे प्रोटैगनिस्ट को अरेस्ट करता है। डिटेक्टिव उसे गंभीर नज़रों से देखता है और नौजवान की आंखें लाल चमकने लगती हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि पुलिस उसे ढूंढ कैसे पाई। तभी डिटेक्टिव हवा में वार्निंग शॉट चला देता है। वो गन तानकर कहता है कि गोलियां असली हैं, इसलिए वहीं खड़ा रहना। पूरी पुलिस स्क्वाड के सामने भी हमारा प्रोटैगनिस्ट डरा नहीं लगता। वो अपनी लाल आंखों से हालात को ध्यान से देखता है। उसे लगता है कि डिटेक्टिव की नज़रें किसी सोशियोपाथ जैसी हैं। हल्की मुस्कान के साथ डिटेक्टिव पूछता है, क्या तुम कुछ जानते हो? वो बताता है कि फर्श पर पड़ा कमीना 6 औरतों को मार चुका है। इतना ही नहीं, उसने उन्हें टॉर्चर किया और उनकी फोटोज भी ली थीं। आसपास पड़ी लाशें भी ऐसे ही और लोगों की हैं जिनमें से ज़्यादातर किलर थे। ये सब कार्निवरस जानवरों जैसे हैं जो मासूम लोगों का शिकार करते हैं। आखिर में हमारा प्रोटैगनिस्ट खुद को इन स्कमबैग्स का हंटर बताता है। वो कहता है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। टारगेट मैं नहीं हूं, वो ठग है। डिटेक्टिव डोंग बोंगसू सिगरेट जलाकर तिरस्कार से पूछता है कि क्या ये सच है, लेकिन वो कहता है कि उसे तो बस एक साइको दिख रहा है जो लोगों को उठाकर मारता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मायूस नज़रों से एक तरफ देखता है और समझ जाता है कि पुलिस से बात करने का कोई फायदा नहीं। इतना सोचते ही वो अपने हथियार की हिट को और कसकर पकड़ लेता है। हालात देखकर डिटेक्टिव चिल्लाता है कि रुक जाओ और बिना देर किए गोली चला देता है। पलक झपकते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट साइड में हिल जाता है। गोली सीधा उसकी छाती में लगती है और खून की बड़ी धार फूट पड़ती है। गिरते हुए वो सोचता है कि अगर अगला जन्म मिला तो उसकी एक ख्वाहिश होगी। वो चाहता है कि वो ऐसी जगह हो जहां बिना किसी चिंता के ढेर सारे बीस्ट्स का शिकार कर सके। मिरम वर्ल्ड जैसी दुनिया उसके लिए एकदम सही होगी। तभी एक नीली रोशनी सब कुछ ढक लेती है और सीन पूरी तरह बदलने लगता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हांफता हुआ उठता है। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वो सोचता है कि वो तो मर चुका होना चाहिए था। उसके सामने एक भारी शरीर वाला आदमी हैरान होता है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे ठंडी नज़रों से देखता है। उसकी एक आंख लाल चमक रही होती है। आदमी गुस्से में उसे लिटिल पंक कहता है। फिर वो उसके कपड़ों का कॉलर पकड़कर उसे झकझोर देता है। वो रोते हुए चिल्लाता है कि उसे यहां घसीट कर लाना कितना मुश्किल था। नौजवान सोचता है कि क्या उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। उसकी नज़रें देखकर वो आदमी डर जाता है और धमकी देकर वहां से भाग जाता है। अकेला रह गया नौजवान उदास चेहरे के साथ उसे जाते देखता रहता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल साथ नहीं देता। आदमी उसे गंदे फर्श पर पड़ा छोड़कर चला जाता है। अचानक उसके पूरे शरीर में बिजली की तरह तेज दर्द दौड़ जाता है। वो बेबस होकर गिर पड़ता है और बुदबुदाता है कि उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका है। तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी मुलायम जानवर की खाल पर लेटा है। उलझन में वो आसपास देखने लगता है। फिर वो अपने हाथों को देखता है और समझ जाता है कि ये उसके नहीं हैं। वो अपने शरीर को देखता है और पाता है कि वो बहुत पतला और कमज़ोर है। पीठ छूकर उसे कई पुराने जख्म और निशान महसूस होते हैं। हैरान होकर वो खुद को घसीटते हुए एक छोटे से विंडो तक ले जाता है। बाहर का नज़ारा देखकर उसकी लाल आंखें फैल जाती हैं। वो एक गांव देखता है, बिल्कुल जाने पहचाने ईस्टर्न स्टाइल के घरों वाला। तभी उसे एहसास होता है कि वो सच में मिराम की दुनिया में है। ताकत न होने के कारण वो ठंडे गंदे फर्श पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू लगातार बहने लगते हैं। मुस्कुराते हुए उसे याद आता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो गई।
तभी एक स्क्रीन सामने आती है जो प्लेयर डोंग बोंगू को मर्म ऑनलाइन में वेलकम करती है। ये देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगा। सीन एक स्टेबल में शिफ्ट होता है जहां एक जवान लड़का सफाई का काम कर रहा होता है। चारों तरफ घोड़े खड़े हैं और वो रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ है। अचानक एक आदमी दरवाज़ा जोर से खोलता है और उसे सू कहकर बुलाता है। लड़का घबराकर पीछे मुड़ता है और पहचान जाता है कि ये उसका मास्टर मैचल है। बदबू की वजह से मास्टर उसकी नाक पकड़ लेता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। लड़का हकलाते हुए बोलता है, मैंने अभी स्टेबल की सफाई पूरी नहीं की है। इतना सुनते ही मचू बिना चेतावनी उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मार देता है। मास्टर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, ये कोई रिक्वेस्ट जैसी आवाज़ लगी थी क्या? वो उसे पकड़कर याद दिलाता है कि डैन फैमिली ने उस जैसे ऑर्फन पर दया करके उसे यहाँ रखा है और वो कुछ नहीं बल्कि एक साधारण स्लेव है। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखों में डर और बेइज्जती से भरी मायूसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक स्मिथी पहुंचते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एक भारी शरीर वाला आदमी ब्लैकस्मिथ से पूछता है कि मैकियल कहाँ है और डांग ओ यहाँ क्यों आया है। डोंगो मुस्कुराते हुए बताता है कि मैचियल कहीं लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। वो पीने का इशारा करके साफ कर देता है कि मास्टर क्या कर रहा था। बूढ़ा ब्लैकस्मिथ कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ 2 लोगों के लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा। उनका काम होता है पुराने सॉर्ड्स और वेपन्स का एक बहुत बड़ा ढेर उठाकर ले जाना। डोंगो हंसते हुए कहता है कि उनके पास तो एक बढ़िया वर्क हॉर्स मौजूद है। ये कहते ही वो हमारे प्रोटैगनिस्ट की पीठ पर बेरहमी से लात मार देता है। जमीन पर पड़े हुए डोंगो पूछता है कि वो क्या कर रहा है और उसे उठने को कहता है। गुस्से में डोंगो उस पर चिल्लाता है कि उठ और वेपन्स उठाकर ले जा। फिर वो अपने हाथ रगड़ता है, ये सोचकर कि उसके खुद के भी कुछ प्लान्स हैं। वो ताना मारते हुए कहता है, आज हमारा प्रोटैगनिस्ट अकेले ही काम करेगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और लड़का जमीन पर टूटा पड़ा रह जाता है। ब्लैकस्मिथ बस दया और चिंता भरी नजरों से ये सब देखता रहता है। कोई और रास्ता न देखकर लड़का हथियारों की बोरी अपनी पीठ पर लाद लेता है। वो कई बार गिरता है, फिर भी हार नहीं मानता और काम करता रहता है। बूढ़ा आदमी उसके हौसले की तारीफ करता है और कहता है कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। वो देखता है कि लड़के का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और बहुत पीला पड़ चुका है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि वो ऐसे दिख रहा है जैसे अभी गिर पड़ेगा, लेकिन लड़का जिद करता है कि वो ठीक है। चलते हुए उसकी नज़र धुंधली होने लगती है और उसे दूर से कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है। उसके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है जो पूछती है कि क्या वो कीड़े की तरह जीते रहना चाहता है। ताकत पूरी तरह खत्म हो जाने पर वो आखिरकार थकान से जमीन पर गिर पड़ता है। उसी पल उसकी आंखें एक ठंडी सी नई डिटर्मिनेशन के साथ खुलती हैं। उसके सामने एक अंधेरे रंग का विशाल इंसानी साया खड़ा होता है और पूछता है कि वो हिल क्यों नहीं रहा। खाली नजरों के साथ लड़का हकलाते हुए माफी मांगता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बिना किसी चेतावनी के एक ताकतवर घूंसा उसके चेहरे की तरफ आता है। वो सोचने लगता है कि आखिर सब गलत कहाँ हो गया। क्या तब जब उसके फैमिली टाइफून में मर गए थे, या तब जब उसने बस जिंदा रहने के लिए डैन फैमिली का दरवाज़ा खटखटाया था। हर मार के साथ उसे उस घर में मिली हर बेइज्जती याद आने लगती है। आखिरकार वो मान लेता है कि इस जगह पैदा होने के दिन से ही उसकी जिंदगी एक गलती रही है। उसके दिमाग के बहुत अंदर कहीं एक रहस्यमयी आवाज़ उससे खुद को बचाने की भीख मांगने लगती है। असल दुनिया में हमारा प्रोटैगनिस्ट स्टेबल की ठंडी जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन अब उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उनमें एक ठंडी सी डिटर्मिनेशन भरी होती है। एक डरावनी सी मुस्कान के साथ वो जमीन से उठता है, अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार। वहां से वो मजबूत कदमों से वापस टेबल के अंदर चलता है। पानी में अपना चेहरा देखकर उसे याद आता है कि इस शरीर का नाम सुएम है। खांसते हुए, इस कमजोर और दर्द से भरे पतले शरीर को महसूस करते हुए, वो चारों तरफ उस छोटे से गंदे कमरे को देखता है जहां उसे अब तक जबरदस्ती रहना पड़ा था। हमारा प्रोटैगनिस्ट पहचान लेता है कि ये वही स्टेबल है जो उसकी यादों में था। उसे समझ आ जाता है कि असली सोम मार से मर चुका है और वो इस शरीर में आ गया है। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो इस हालत से थोड़ा उलझ जाता है। उसके सामने अचानक एक बड़ा नीला स्क्रीन हवा में उभर आता है जो तेज रोशनी से चमक रहा होता है। वो स्क्रीन उसे मिराम ऑनलाइन में वेलकम करता है और वो पहचान लेता है कि ये स्टेटस विंडो है। उधर मैकियल गांव से गुजरते हुए खाने का एक बोल लेकर आ रहा होता है। वो शिकायत करता है कि इस फैमिली में वही अकेला है जो सबकी गंदगी साफ करता रहता है। चिढ़ी हुई शक्ल के साथ वो बड़बड़ाता है कि उस लड़के को तो बस घर चला जाना चाहिए था। वो कहता है कि उस लड़के का सामना पांग डोरियन से हो गया था जो अपने गुस्से के लिए मशहूर है, इसलिए उसे उस बेवकूफ़ की गंदगी साफ करनी पड़ रही है।
गुस्से से भरी नज़रों के साथ वो सोचने लगता है कि क्यों ना वो उसे वहीं ख़त्म कर दे। उसका दिमाग अंधेरे ख्यालों से भर जाता है, लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता है, ये सोचकर कि ये बहुत रिस्की होगा। उसे पता है कि पकड़े गए तो उसकी गर्दन जाएगी, इसलिए वो बस दरवाज़ा लात मारकर खोल देता है। इतना करते ही वो बोल लड़के की तरफ फेंकता है और चिल्लाता है कि वो बिल्कुल बेकार है। बोल हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास ज़मीन पर गिर जाता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। ठंडी नज़रों के साथ वो मौजूदा हालात को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसे इस जगह आए 2 हफ्ते हो चुके हैं। इस दौरान उसने मैखिल से और बाहर जो देखा उससे काफ़ी जानकारी इकट्ठा कर ली है। सबसे पहली बात यह कि यहाँ लोग चाइनीज़ बोलते हैं, लेकिन ये जगह चाइना नहीं है। वो पास के कोर्टयार्ड में गार्ड्स को शॉर्ट ट्रेनिंग करते हुए देखता है। और ये पक्का करने की सबसे बड़ी वजह बहुत आसान है, इस दुनिया में मार्शल आर्ट्स असली हैं। लोग उड़ते हुए और बेहद तेज़ रफ्तार से चलते हुए नजर आते हैं। एक आदमी सुपर ह्यूमन स्पीड से स्वॉर्ड स्ट्राइक की प्रैक्टिस करता है। पूरा का पूरा वॉरियर्स का ग्रुप कोर्टयार्ड में एकदम परफेक्ट तालमेल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अपनी लाल आंखों से वो इस दुनिया की असलियत समझ जाता है और वो ये मान लेता है कि इस जगह मार्शल आर्ट्स पूरी तरह जिंदा हैं। दूसरी बात जो उसने नोटिस की वो गेम सिस्टम की स्टेटस विंडो थी। साफ कहें तो मूरिम ऑनलाइन की विंडो काम कर रही है और सिर्फ वही उसे देख सकता है। मुट्ठी भींचते हुए वो ये पक्का कर लेता है कि सिस्टम होने के बावजूद ये जगह असली है। यहाँ के लोगों की अपनी फीलिंग्स और अपनी सोच है। वो खुद को याद दिलाता है कि ये लोग सच में जिंदा हैं और अपने दम पर चल रहे हैं। ये कोई गेम के एनपीसी नहीं हैं। ये अपने अपने जीवन वाले लोग हैं। ये सोचकर वो खुद से पूछता है कि वो इंसान है या इस दुनिया में बस एक प्लेयर। नीले स्क्रीन को देखते हुए वो इस पूरी हालत से हैरान रह जाता है। तभी दरवाजे पर डोंगो आ जाता है। उसके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान होती है। वो कहता है कि जब लड़का आराम कर रहा था तब उसे किसी बेवकूफ़ की वजह से मार खानी पड़ी। इसके बाद वो गुस्से से भरा हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी डर के खड़ा हो जाता है और उसका सामना करता है। फिर वो ज़मीन पर पड़ा खाना वाला बोल उठा लेता है। एक पल सोचे बिना वो सारा खाना वहीं खड़ा खड़ा खा जाता है। डांग ओ उसकी इस हरकत से आग बबूला हो जाता है और धमकी देता है कि वो उसे अभी खत्म कर देगा। जैसे ही घूंसा आता है वो बोल से ही उस वार को सटीक तरीके से रोक लेता है। भारी आदमी हैरान रह जाता है और उसी पल हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे पर घूंसा मार देता है। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगती हैं। उसकी नई डिटर्मिनेशन साफ दिखती है। अगले ही पल वो ब्रूटल ताकत से डोंगो की गर्दन पकड़ लेता है। जमीन पर गिरते हुए डोंगो कहता है कि जिसे वो जानता था वो लड़का अब कहीं नहीं है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उसे नफरत से घूरता रहता है। ठंडी आवाज में वो जवाब देता है, जिस इंसान को तुम जानते थे वो बहुत पहले मर चुका है। पूरी तरह गुस्से से भरकर वो इसे एक बार में ख़त्म करने को तैयार हो जाता है। बिना रुके वो उस ब्रूट के चेहरे पर जोरदार घूंसा जड़ देता है। डोंगो की आंखों में डर भर जाता है और उसके मुंह से खून बहने लगता है। एक डरावनी मुस्कान के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट बिना किसी रहम के हमला करता चला जाता है। चारों तरफ खून बिखर जाता है जब जवान योद्धा अपना गुस्सा निकालता है। कई बार करने के बाद वो रुकता है और लाल ऑरा के बीच खड़ा हो जाता है। वो आंखें बंद करता है, उस पल की गर्मी को महसूस करता है और जो हुआ उस पर सोचता है। फिर वो खुद से पूछता है कि वो इंसान है या प्लेयर, लेकिन कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। इस तबाही को देखकर वो मान लेता है कि ये जगह हकीकत है। वो इस दुनिया का कानून महसूस करता है जहां मजबूत ही राजा होता है। यहाँ वो बिना छिपे अपनी असली पहचान के साथ शिकार कर सकता है। वो खुद को एक प्रेडेटर मानता है जो अपने नेचुरल हैबिटेट में आज़ाद भेड़िए की तरह घूम सकता है। उसे लगता है कि बाहर गैंगो नाम की जो जंगल है उसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक और डरावने प्रेडेटर्स घूम रहे हैं। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि जैसे ही उसका शरीर ठीक होगा वो फिर से हंट करना शुरू करेगा। असली प्रेडेटर्स के लिए ये जगह मौके से भरा स्वर्ग है और इस दुनिया में डिवाइन मिराम ही वो जगह है जहां उसे आखिरकार घर जैसा एहसास होता है। वर्तमान में वापस आकर वो डोंगो की लाश के पास बैठकर थोड़ा आराम करता है। वो खुद से बोलता है कि ये आदमी हंट करने लायक नहीं था, लेकिन उसे एक चीज़ चेक करनी है। ये सोचकर वो फर्श पर पड़ी बॉडी की तरफ घूमता है और अपना टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो इन्वेंट्री शब्द बोलता है उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी ब्लू स्क्रीन खुल जाती है। स्क्रीन को देखकर उसे लगता है कि यहाँ कुछ गेम से अलग है। मिरम ऑनलाइन में इन्वेंट्री एक ग्रिड जैसा होता था जहाँ हर स्लॉट में एक आइटम होता था, लेकिन यहाँ इन्वेंट्री विंडो एक ही बड़ा सा स्पेस है। जिज्ञासा में वो अपना हाथ उस अजीब सी तैरती हुई ब्लू स्क्रीन के अंदर डालता है। अंदर की जगह बेहद बड़ी होती है, कम से कम 100 पाउंड जितनी। वो अपने हाथ को देखता है, फिर डोंगो की लाश को देखता है।
उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है और उसे याद आता है कि उसने गेम में भी ऐसा ही किया था। वो आदमी के चेहरे पर हाथ रखता है और बोलता है, इन्वेंट्री स्टोरेज। अचानक बॉडी कंप्यूटर बग की तरह ग्लिच करने लगती है और स्क्रीन के अंदर खिंच जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट हैरानी से देखता रह जाता है, जैसे ही सब कुछ ब्लू लाइट में डूब जाता है। नीली एनर्जी पूरी बॉडी को अंदर खींच लेती है और पीछे कुछ भी नहीं बचता। वो चौंक जाता है और समझता है कि लाशों को गायब करने के लिए ये एबिलिटी कितनी काम की है। उसके मन में सवाल आता है कि क्या जिंदा चीजें भी इसमें जा सकती हैं और क्या वो अंदर जिंदा रह पाएंगी। सोच में डूबा हुआ वो तय करता है कि उसे और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। अगला दिन आता है। एक कोर्टयार्ड में कई आदमी आपस में बातें कर रहे होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट फर्श साफ कर रहा होता है, वहीं दो आदमी किसी बात पर गॉसिप कर रहे होते हैं। दोनों हंसते रहते हैं और उनके चेहरे पर ताने भरी मुस्कान होती है। युवा लड़का अपना काम करता रहता है, लेकिन गार्ड्स की बातों पर पूरा ध्यान देता है। तभी अचानक उनमें से एक गुस्से में उसकी तरफ मुड़ता है। बिना किसी वार्निंग के वो आदमी उसके चेहरे पर जोर का थप्पड़ मार देता है। वो उसे बेकार कहता है और पूछता है कि क्या वो अचानक गूंगा हो गया है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अजीब सी मुस्कान के साथ हकलाने लगता है और डिमेंशिया का नाटक करता है। गार्ड उसके कपड़े पकड़ लेता है और उसे म्यूट कहता है, बोलता है कि ज्यादा नखरे मत कर। फिर वो एक घोड़े की तरफ इशारा करता है और उसे घुमाने ले जाने का हुक्म देता है। युवा लड़का झुककर हाँ कहता है और हकलाते हुए अपनी एक्टिंग बनाए रखता है। आदमी चिढ़ जाता है कि ये ठीक से बोल भी नहीं सकता और उसे चलने के लिए कह देता है। इसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट घोड़े को लेकर गांव की गलियों में निकल जाता है। वो लोकल मार्केट की भीड़, लोगों और दुकानों को ध्यान से देखता है। उसकी आंखें इस नई जगह की हर छोटी डिटेल को समझने की कोशिश करती हैं। तभी वो देखता है कि कुछ बच्चे गली में छिपकर उसे देख रहे हैं। अचानक उनमें से एक लड़का हंसते हुए उस पर पत्थर फेंक देता है। पत्थर सीधा उसके सिर पर लगता है और वो हैरानी से पलटकर देखता है। ठंडी नज़रों के साथ वो दर्द महसूस करता है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। बच्चे अजीब अजीब मुंह बनाकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे बेवकूफ़ कहते हैं। एक लड़का उसे म्यूट सूज कहकर बुलाता है, लेकिन उसकी नज़र से ही डर जाता है। उनके सामने युवा लड़का एक साय में बदल जाता है। उसकी लाल आंखें गुस्से से भरी होती हैं। लड़का अपनी आंखें मलता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या देखा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर से डिमेंशिया का नाटक करने लगता है और पूछता है कि क्या हुआ। कुछ भी समझे बिना वो बस घोड़े को लेकर आगे बढ़ जाता है। तभी वही लड़का जो उसे चढ़ा रहा था फिर से हंसने लगता है। बच्चे दोबारा उस पर चीजें फेंकते हैं और उसे स्टटरिंग सुआम कहते हैं। वो चलते हुए म्यूट और बेवकूफ़ कहे जाने को अनदेखा कर देता है। बिना किसी परवाह के वो सिर झुकाए बस चलता रहता है। इसके बाद कहानी मैकेल पर जाती है, जो हथियार साफ करने और डोंगो को लेकर शिकायत कर रहा होता है। वो डोंगो के कमरे के दरवाजे तक जाता है और सोचता है कि क्या वो मर गया। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो हमारे प्रोटैगनिस्ट को बाहर निकलते देख चौंक जाता है। मैचेल की आंखें फैल जाती हैं। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। अंदर झांककर वो देखता है कि सारे हथियार साफ होकर ठीक से सजे हुए हैं। वो सोचता है कि क्या उस छोटे से बदमाश ने सारा काम भी खत्म कर दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट डरावनी सी मुस्कान के साथ चुपचाप उसे देखता रहता है। माकियल सोचता है कि मौत के करीब जाकर शायद ये बदल गया है और अब तेजी से काम करता है। उसे शक होता है कि कहीं ये लड़का सच में सुधर तो नहीं गया। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी तरफ सिक्कों की एक छोटी थैली बढ़ा देता है। मैचेल थैली खोलता है और देखता है कि उसमें उसके काम की पूरी कमाई है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो हंसने लगता है और कहता है कि इस लड़के ने आखिरकार इस दुनिया में जीना सीख लिया है। वो उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ऐसे ही करते रहो। मैचेल पैसे लेकर खुश खुश वहां से चला जाता है और युवा लड़का उसे दूर से देखता रहता है। ठंडी नज़रों के साथ वो सोचता है कि ये बेवकूफ़ ये भी नहीं जानता कि ये पैसा उसी का है। शहर में चलते हुए मैचेल बोलता है, इस दुनिया में जीने के लिए फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। वो सिक्कों की थैली को देखता है और कहता है कि आज उसकी जेबें भरी हुई हैं। मुस्कुराते हुए वो सोचता है कि आज अनगंग की जगह वो चोजियन का चेहरा देखेगा। वो एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंचता है और खुशी से सिक्कों की थैली हवा में उछाल देता है। दरवाजे पर खड़ा आदमी मुस्कुराकर उसे भाई मैचेल कहकर बुलाता है। मैचेल उसे आंख मारते हुए कहता है कि चोजियन को बुला दो। आदमी उदास सा होकर अंग का जिक्र करता है, वो लड़की जिसे वो हर बार मांगता है। माकियल हैरान होता है, लेकिन मुस्कुराकर बोलता है कि आज उसे चोजियन ही चाहिए। दरवाजे पर खड़ा आदमी चालाक नज़रों से उसे देखता है। वो हाथ बढ़ाकर कहता है कि अगर पैसे हैं तो जो चाहे वो मिल सकता है। मुस्कुराते हुए वो उसे धन्यवाद देता है और उसे दूसरी मंजिल के आखिरी कमरे की तरफ भेज देता है।
कमरे में अकेला मैचल बेचैनी से लड़की के आने का इंतजार करता है। अचानक दरवाजे के उस पार से एक लड़की की आवाज़ आती है कि वो अंदर आ रही है। उसके तुरंत बाद खूबसूरत चोजियन कमरे में आती है और मैकेल उसे देखते ही खो सा जाता है। वो सोचता है कि ये कितनी खूबसूरत है और उस दूसरी लड़की से कहीं बेहतर है। थोड़ा शर्माते हुए वो गला साफ करता है और उसे बैठने के लिए कहता है। लड़की उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है और उसे ड्रिंक डालने की पेशकश करती है। उसके चेहरे पर बेवकूफ़ी भरी मुस्कान आ जाती है। वो खुशी से हाँ करता है और कहता है कि डाल दो। वो उसके हाथों की तारीफ करता है, लेकिन दीवार में बने एक छेद से कोई सब कुछ देख रहा होता है। वो उसे पास बुलाता है, जबकि वो लाल आंख हर हरकत पर नज़र रखती है। दीवार में छुपी वो रहस्यमयी आंख कमरे के अंदर की हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही होती है। और आखिर में पता चलता है कि सब कुछ देखने वाला कोई और नहीं, बल्कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ही है, जिसके चेहरे पर गहरी काली नज़र छाई हुई है। सीन वापस रिसेप्शनिस्ट पर आता है, जो उसे सेकंड फ्लोर पर जाने को कहता है। वो अंदर ही अंदर नफरत से सोचता है कि मैकेल एक ऐसी लड़की के पीछे पड़ा है जो उसकी बेटी जैसी हो सकती है। इतना सोचते हुए वो उस कॉइन पाउच को देखता है जो उसे पेमेंट में मिला था। फिर वो हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है कि पैसे का इसमें कोई कसूर नहीं है और खुशी से उसे रख लेता है। तभी दरवाजे पर एक अंधेरी सी परछाई दिखाई देती है और आदमी उलझन में उसे ग्रीट करता है। वो उस सिलुएट को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या सच में वही है। आदमी तुरंत उठकर उस यंग वॉरियर का सामना करने लगता है जो ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है। वो उसे म्यूट कहकर नीचा दिखाते हुए पूछता है कि क्या उसे पता है वो अपनी नाक कहाँ घुसा रहा है। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो उसे धमकाता है और कहता है कि अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। तभी वो लड़का अचानक एक कॉइन पाउच दिखाता है जो मैखिल वाले पाउच जैसा ही होता है। बड़ी मुश्किल से हमारा प्रोटैगनिस्ट लड़की का नाम हकलाते हुए बोलता है, अंग। आदमी लालची मुस्कान के साथ वो पाउच अपने हाथ में ले लेता है। वो उसे खोलकर देखता है और कंफर्म करता है कि ये भी पैसे से भरा हुआ है, बिल्कुल पिछले वाले जैसा। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब उसे एहसास होता है कि आज रात वो डबल प्रॉफिट कमा सकता है। मुस्कुराते हुए वो उसे हॉल के आखिर में बने सेकंड रूम में भेज देता है। रास्ता साफ होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट उस कमरे की तरफ बढ़ता है जहां उसका टारगेट उसका इंतजार कर रहा होता है। अंदर मशल खुद को तैयार कर रहा होता है, लेकिन दरवाजे पर शैडो देखकर डर जाता है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट पीछे से उस पर हमला करता है और उसका गला दबाना शुरू कर देता है। कपड़े के एक टुकड़े से वो आदमी की गर्दन को पूरी ताकत से कस देता है। मिचेल घबरा जाता है जब उसे लगता है कि उसकी सांस निकल रही है। उसकी आंखें खौफ से फैल जाती हैं जब उसे अपनी मौत सामने दिखती है। वो छूटने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ इतने कमज़ोर हो चुके होते हैं कि वो पलटकर कुछ कर ही नहीं पाता। नफरत से भरा हुआ वो उसे स्कमबैग कहता है, लेकिन वो लड़का अपना हमला नहीं रोकता। इसके तुरंत बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे पर एक भयानक पंच मारता है। उसे सांस लेने का मौका दिए बिना वो एक जोरदार नी स्ट्राइक भी लगाता है। उस वार की ताकत से मैचल का शरीर उड़ता हुआ कमरे के पार जा गिरता है। उस लड़के की लाल आंख गुस्से से चमक रही होती है। वो आगे बढ़ता है और फर्श पर पड़े आदमी पर बेरहमी से वार करता रहता है। मैचल की आंखों में अब सिर्फ पूरी तरह की बेबसी बची होती है। आखिरकार उसका शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है और लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। शरीर के पूरी तरह ढेर हो जाने पर वो उसके चेहरे को पकड़कर कंफर्म करता है कि काम हो चुका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट लाश के पीछे बैठ जाता है और उसके चेहरे पर खतरनाक सी मुस्कान होती है। उसकी लाल आंखें दुश्मन को हारा हुआ देखकर संतुष्टि से चमक रही होती हैं। मैकेल की नज़रों में अब सिर्फ अंत की खालीपन और उसकी नसों से निकला खून बचा होता है। अंधेरे में उस लड़के की आंखें रात के शिकारी की तरह चमक रही होती हैं। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि बॉडी को इन्वेंट्री में स्टोर कर सके। पागलपन भरी नज़रों के साथ वो क्राइम सीन साफ करने की तैयारी करता है। इसके बाद उसकी लाल आंखें कमरे के कोने में पड़े बेड की तरफ मुड़ती हैं। वहां उसे लड़की चिसून लेटी हुई दिखती है, जो शायद सो रही होती है। ये देखकर वो उसके पास जाकर अपना प्लान फाइनलाइज करने लगता है। लड़की आराम से सोती रहती है, उसे पता भी नहीं होता कि क्या हो चुका है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बेड के पास बैठकर चुपचाप उसे देखता रहता है। ठंडी नज़रों से वो उस लड़की को एनालाइज करता है जो पूरी तरह बेबस पड़ी होती है। वो उसके चेहरे पर पड़े निशान और उसकी हालत को नोटिस करता है। अपने दिमाग में वो उसे एक सिंपल हर्बीवोर की तरह क्लासिफाई करता है। उसे वो कमज़ोर शिकार लगता है जिसमें खुद को बचाने की न ताकत है न इच्छा। अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने के बाद वो उठता है और कमरे से निकलने का फैसला करता है। अकेले में वो रुकता है और दीवार में बनी उस छोटी सी क्रैक को देखता है जिसे उसने पहले इस्तेमाल किया था। उसी के जरिए उसने अंदर घुसने से पहले मैचल पर नज़र रखी थी। हालात देखकर वो अपना हाथ दीवार पर रखता है अपने आखिरी मूव के लिए।
इसके साथ ही वो इन्वेंट्री का इस्तेमाल करता है और आदमी की बॉडी को बिना कोई निशान छोड़े स्टोर कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खुश होता है कि उसने ये स्किल पहले ही प्रैक्टिस कर ली थी। उसे पता है कि आगे के हंट्स में ये बहुत काम आने वाली है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोच में पड़कर बगल की तरफ देखता है, और जैसे उसने सोचा था वैसे ही उसके सामने गेम स्टेटस स्क्रीन दिखाई दे जाती है। स्क्रीन पर दिखता है कि फाइट के बाद उसका एक्सपीरियंस बार बढ़ गया है। इससे उसे समझ आता है कि यहाँ लोगों को खत्म करने पर सच में एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। वो समझ जाता है कि अगर वो काफ़ी पॉइंट्स जमा कर ले तो लेवल अप कर सकता है। उसकी लाल आंखें और ताकतवर बनने के ख्याल से चमक उठती हैं। ज़्यादा पावर के साथ वो और आसानी से हंट कर पाएगा और जल्दी एक्सपीरियंस जमा करेगा। उसे एहसास होता है कि इस जगह पर वो बिना किसी लिमिट के मजबूत बन सकता है। संतुष्ट चेहरे के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट ज़मीन पर लेट जाता है और सोचने लगता है। वो यंग वॉरियर अपनी रिवेंज को हमेशा के लिए ख़त्म करने की तैयारी करता है। सारी हिंसा के बाद उसकी आंखों में खौफनाक सी शांति भर जाती है। मुस्कुराते हुए वो मैचल का सिर एक होल में रख देता है और सोचता है काश उसके पास कैमरा होता। बाहर हॉलवे में रिसेप्शनिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद लड़की अंग गैंग जल्दी जल्दी उसकी तरफ दौड़ती हुई आती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो पहले ही अंदर जा चुकी है, और लड़की इस सवाल से उलझ जाती है। आदमी गुस्से में अगंग पर चिल्लाता है कि उसे इतना टाइम क्यों लग गया और उसे तुरंत अंदर जाने को कहता है। लड़की देर होने के लिए माफ़ी मांगती है और डांट पड़ने के डर से कमरे के अंदर चली जाती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट के मन में शक पैदा होने लगता है और उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ जाता है। वो सोचता है कि कमरे के अंदर इतनी देर क्यों हो रही है। गंभीर नज़रों के साथ वो समझने की कोशिश करता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो दरवाज़ा खटखटाता है और मैथ्यू और चोशियन को बाहर आने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे जवाब में पूरी तरह सन्नाटा ही मिलता है। इस चुप्पी से वो गुस्सा हो जाता है और उन स्कमबैग्स को गाली देता है कि जवाब क्यों नहीं दे रहे। गुस्से से भरे चेहरे के साथ वो इम्पेशेंट होकर मिचेल का नाम चिल्लाने लगता है। तभी कमरे के अंदर से डर की एक चीख गूंजती है जो उसे हिला देती है। एक पल भी नहीं सोचते हुए वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाता है, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। अंदर लड़की चोशियन बेड पर सिकुड़ी हुई बैठी होती है और डर से कांप रही होती है। रिसेप्शनिस्ट की आंखें फैल जाती हैं। वो इस नज़ारे से पूरी तरह हैरान रह जाता है। छत से एक अंधेरी सी आकृति लटक रही होती है और धीरे धीरे हिल रही होती है। उस इंसान के पैर हवा में झूल रहे होते हैं, साफ बता रहे होते हैं कि वो अब जिंदा नहीं है। और तब पता चलता है कि वो लटकी हुई लाश मैचल्स की है और आदमी पूरी तरह सन्न रह जाता है। सीन बदलता है। अब अनहॉय प्रोविंस दिखाया जाता है जो नदियों और मैदानों की ज़मीन है। यहाँ की फर्टाइल ज़मीन और झीलों की वजह से इस इलाके का ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका था। लेकिन जहाँ पैसा होता है वहाँ हर तरह के थीव्स और बैंडिट्स भी आ ही जाते हैं। इसी वजह से मार्शल आर्ट सेक्ट्स बने ताकि वो इन सबको रोक सकें और ऑर्डर बनाए रख सकें। इन सभी सेक्ट्स में से कुछ ज़्यादा मशहूर हो गए। सबसे फेमस था नेमिंग फैमिली, लेकिन सबसे बड़ा सेक्ट था डैन फैमिली। डैन फैमिली अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ और ब्लैक क्रो डिवीजन के लिए जानी जाती है। ये डिवीजन इन्फॉर्मेशन जुटाने में इतनी ज़बरदस्त है कि बेगर सेक्ट से भी आगे निकल जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ब्लैक क्रो डिवीजन एक बड़ी प्रॉब्लम को लेकर बहुत परेशान है। एक कमरे में एक आदमी सम्मान से एक स्क्रोल अपने सीनियर को देता है। ये जीडीओ है, डिवीजन का लीडर, और उसका चेहरा बहुत सीरियस दिख रहा है। दिक्कत यह है कि एक सुइसाइड एपिडेमिक फैल चुका है जिसमें करीब 100 लोग मर चुके हैं। पहले महीने में 1 या 2 केस होते थे, लेकिन कभी भी इतने सारे एक साथ नहीं हुए। लीडर को शक होता है कि ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सारे केसेस बहुत ही परफेक्ट लग रहे हैं। हर सबूत सुइसाइड की तरफ इशारा करता है और वो सोचता है कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है। फिर वो पूछता है कि सबसे पहला विक्टिम कौन था, और उसे पता चलता है कि वो मैचल था। उसे ये सुनकर अजीब लगता है कि विक्टिम खुद डैन फैमिली का मेंबर था। इसके बाद वो जानना चाहता है कि उस आदमी ने कहाँ अपनी जान ली थी। उसे जवाब मिलता है कि एक इन में और लीडर खुद पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करता है। सबऑर्डिनेट ये सुनकर हैरान हो जाता है कि डिवीजन हेड खुद जा रहा है, लेकिन जय कहता है कि उसे क्राइम सीन अपनी आंखों से देखना है। इसके बाद डिवीजन लीडर और उसके लोग बोंग यांगिंग इन पहुंचते हैं। वो एक दरवाजे के सामने रुकता है और पूछता है कि क्या यही वो रूम है जहां ये हुआ था। रिसेप्शनिस्ट कंफर्म करता है कि यहीं उसने और चोजियन ने बॉडी देखी थी। सीरियस चेहरे के साथ लीडर को शक होता है कि ये एपिडेमिक असल में मर्डर्स की सीरीज है। फिर वो कमरे में घुसता है और कल्प्रिट के क्लूज ढूंढना शुरू करता है। अच्छे से देखने के बाद उसे समझ आता है कि बिना पकड़े जाए यहाँ किसी का घुसना इम्पॉसिबल है। इसलिए उसके लिए बस एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वुडन वॉल। वो वॉल को पास से देखता है और नोटिस करता है कि उसकी स्ट्रक्चर बाकी से अलग है।
जेडीओ समझाता है कि अगर ये लकड़ी हटाई जाए तो ये एक पैसेज बन सकता है, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस वॉल की लकड़ी कभी हटाई ही नहीं गई। फिर वो छत की तरफ देखता है और पूछता है कि बिना सब कुछ तोड़े बीम्स कैसे हटाए जा सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है और कहता है कि ये फ्लोर और सीलिंग में फिट हैं। कोई एंट्री पॉइंट न मिलने पर वो फिर से यही सोचने लगता है कि शायद ये सच में सुसाइड ही था। सिचुएशन को देखते हुए वो पूछता है कि क्या क्राइम सीन के बगल वाले रूम में कोई था। आदमी कंफर्म करता है कि एक गेस्ट था जो मैकियल के साथ ही पहुंचा था। आंखें चौड़ी करते हुए लीडर पूछता है कि वो कौन था और उसे पता चलता है कि वो सम था। इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट शहर की सड़कों पर अपने हॉर्स को चलाता हुआ जा रहा है। वो सोचता है कि जिसे उसने पहले मारा था उससे उसे दूसरों के मुकाबले ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। इससे वो समझ जाता है कि उसका विक्टिम एक मार्शल आर्टिस्ट था और इसलिए स्ट्रांग लोगों को मारने से उसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन वो ये भी जानता है कि वो अभी भी कमज़ोर है और उसे सिविलियंस और वॉरियर्स दोनों में से प्रे चाहिए। तभी एक ब्रूट बड़ी सी हंसी के साथ सामने आता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो आदमी और उसकी गैंग उसे घेर लेती है और बोलती है कि उन्हें ग्रीट करे। जब लड़का कोई जवाब नहीं देता तो वो उस पर सबको इग्नोर करने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। ठंडी नज़र से हमारा प्रोटैगनिस्ट उन्हें सिंपल स्ट्रीट थग्स पहचान लेता है। उसे याद आता है कि भले ही वो इडियट था लेकिन सोजाम भी डैन फैमिली का ही हिस्सा है। वो सोचता है कि क्या ओल्ड सूज सच में ऐसे लोगों को सहता था। ये देखकर ब्रूट चिढ़ जाता है और उसे पंच मार देता है। तभी एक डार्क फिगर उसे पकड़ता है और प्राइवेट चैट के लिए बुलाता है और उसे हॉर्स के साथ एक डार्क एली में खींच ले जाता है। ठंडी नज़र से हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि क्या वो यहीं सबको ख़त्म कर सकता है। वो इन्वेंट्री यूज़ करने के बारे में सोचता है लेकिन जानता है कि यहाँ हंगामा करना रिस्की है। ऊपर से उसे लगता है कि इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो पीछे हटने का फैसला करता है। इस पर वो लोग उसे फिर पंच मारते हैं और उसके लुक का मजाक उड़ाते हैं। तभी एली में एक शैडोवी फिगर आता है और सबको रुकने को कहता है। वो मिस्टीरियस आदमी अपने क्रोनी से शिकायत करता है कि उसे ठीक से क्यों नहीं लाए। ठग डर जाता है और उसे लीडर जैंग कहकर बुलाता है जिसे हमारा प्रोटैगनिस्ट ऑब्जर्व करता है। वो सो कॉल्ड लीडर हॉर्स के पास आता है और कहता है कि उसे शोर सुनकर खुशी हुई। वो बताता है कि उसका बॉस हॉर्सेस का दीवाना है और ये वाला हॉर्स उसे गिफ्ट देना चाहता है। मलिशियस स्माइल के साथ वो लड़के से पूछता है कि उसे ये आइडिया कैसा लगा। गैंग लीडर की नज़र में साफ बुरी नीयत दिखती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि शुरू से ही प्लान उसे हॉर्स के लिए मारने का था, लेकिन वो सोचता है कि ठग ने गलत प्रे चुना है और उसे फैसला करने की धमकी देता है। यंग वॉरियर उसे चैलेंज करता है और कहता है कि दोबारा पूछने के बजाय उसे मार दे। ब्रूट ये देखकर हैरान रह जाता है कि लड़का ठीक से बोल भी सकता है और उसकी हिम्मत से वो भड़क उठता है। लीडर जैंग पूरे गुस्से के साथ अटैक करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इन्वेंट्री यूज़ करता है और कहीं से भी ब्लू लाइट फट पड़ती है। म्यूजिक बजता है। यंग वॉरियर स्क्रीन से अपनी सॉर्ड निकालता है, चेहरे पर पूरा डिटर्मिनेशन होता है। लीडर जैंग शॉक में आ जाता है और समझ नहीं पाता कि ये कैसे हुआ। सॉर्ड हाथ में लेते ही वो ब्रूटल काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय हॉर्स भी इन्वेंट्री में खिंच जाता है। इसके बाद पर्पल एनर्जी का जोरदार ब्लास्ट होता है और आसपास सब कुछ तबाह हो जाता है। एक ठग डर के मारे चिल्लाता है कि ये सॉर्सरी है। तभी एक स्क्रीन सामने आती है जो उसे लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंचने की बधाई देती है। इसके बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट के शरीर से तेज रेड ऑरा निकलता है। गैंग डर के मारे चिल्लाती है कि ये लड़का डीमन है और उन्हें भाग जाना चाहिए। एक बेबस सा बैंडिट घबराया हुआ अंधेरी गली में पूरी रफ्तार से भाग रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ ये सब आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसका पैर फिसला, लेकिन वो खुद को संभालते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने सामने देखा और महसूस किया कि वो गली से लगभग बाहर निकलने ही वाला है, उसके दिमाग में सवाल घूम गया कि उसके पीछे आखिर कौन सी चीज़ पड़ी है। डर उसके सीने और पेट को जकड़ चुका था और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाया। अगले ही पल उसकी एक टांग गायब हो गई और संतुलन बिगड़ते ही वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो फिर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों के आगे सब धुंधला होने लगा और वो यकीन न करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। सोच रहा था कि ये सच नहीं हो सकता और शायद अब वो मरने ही वाला है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो तो बस एक बेकार इंसान है, ऐसा चलता फिरता पर्स जो मार खाने पर कांपते हुए पैसे पकड़ा देता है। जैसे ही वो घिसटते हुए दूर जाने की कोशिश करता है, पीछे से एमसी उसके पास आ जाता है और उसकी परछाई उस पर गिर जाती है। बैंडिट ऊपर देखता है तो उसके दिल में खौफ भर जाता है और वो सोचता है कि उसने तो हमेशा की तरह बस थोड़ा पैसा कमाने के लिए काम किया था। उसने तो बस वही किया जो वो हमेशा करता था। उसे लगता है कि उसने कुछ और गलत नहीं किया। तभी एमसी उसे मारता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद एमसी उसकी कॉलर पकड़ लेता है। आदमी सोचता रहता है कि उसके साथ सब कुछ कितना गलत हुआ
और उसी हालत में उसे घसीटते हुए गली की ओर अंदर ले जाया जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था कि शायद अब वो एक ऐसे डीमन के हाथों मरेगा जो दिखने में बिल्कुल आम सा लगता है। थोड़ी देर बाद गली के सबसे अंधेरे हिस्से में किसी के सामान टटोलने की आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ धीरे धीरे तेज होती जाती है और अचानक बैंडिट हांफता हुआ आंखें खोल देता है। एमसी नीचे उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार उसकी नींद खुल ही गई। बैंडिट जो अब कसकर बंधा हुआ था उसे डीमन कह देता है। एमसी जैसे ही पास आता है, डर उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। वो उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पाता और कांपते हुए देखता है कि एमसी उसके गले के पास चाकू रख देता है और उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। फिर एमसी पूछता है कि वो आदमी कौन था जो सबसे पहले मर गया था और जो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा था। बंदित घबराहट में जवाब देने की कोशिश करता है और पसीने में भीगा हुआ पूछता है कि क्या वो जांग हो की बात कर रहा है। एमसी बोलता है कि हाँ, वही जांग हो और याद दिलाता है कि उसने पहले कुछ ब्लैक नाम की चीज़ का जिक्र किया था। ये सुनते ही आदमी डर के मारे चीख पड़ता है और बता देता है कि वो ब्लैक स्नेक है, मतलब ब्लैक स्नेक सोसाइटी। एमसी पूछता है कि ये ब्लैक स्नेक सोसाइटी क्या है, तो आदमी जल्दी जल्दी बताता है कि ये एबोनी सिंडिकेट्स में से एक है जो बोंग हैंग की ब्लैक एलीज को कंट्रोल करती है और जैंग हो इस ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव था। एमसी जैसे ही चाकू उसके गले के ओर पास करता है, वो हैरान होकर सुनता है कि डीजंग हो इतना बड़ा आदमी था। थोड़ी देर बाद एमसी को एक और बात याद आती है और वो कहता है कि जैंग हो ने ब्लैक स्नेक सोसाइटी के लीडर के बारे में भी कुछ बोला था। आदमी घबराकर चिल्लाता है कि हाँ, ये सच है और बार बार बताता है कि ब्लैक स्नेक सोसाइटी का लीडर बैंगपो यम है। वो बदहवास होकर कहता है कि बंगपो यम ने ही जांग हो को मास्टर सोसोम को मारने और घोड़ा लाने का आदेश दिया था। एमसी का चेहरा सख्त हो जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि एबोनी सिंडिकेट्स और ब्लैक स्नेक सोसाइटी एक साफ हायरार्की के तहत चलती हैं और इनका एक ही लीडर है। उसे एहसास होता है कि आज की भाषा में ये बस ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ही हैं। एमसी हल्की सी मुस्कान देता है और एक कदम आगे बढ़ता है। बैंडिट को लगता है कि अब उसका अंत तय है। तभी एमसी उसे बताता है कि उसे एबोनी सिंडिकेट और ब्लैक स्नेक सोसाइटी के बारे में जो कुछ भी पता है वो सब बताना होगा, और अगर जानकारी काम की हुई तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। ये सुनते ही आदमी की आंखों में उम्मीद जाग जाती है और उसका चेहरा थोड़ा खुल जाता है। वो हकलाते हुए पूछता है कि क्या ये सच है। अगले ही पल उसका बेजान शरीर जमीन पर पड़ा होता है और गली के फर्श पर खून फैलने लगता है। एक हाथ लाश के ऊपर मंडराता है और एमसी अपनी इन्वेंट्री एक्टिव करता है। जैसे ही रोशनी फैलती है, वो एक गहरी सांस लेता है और सोचता है कि क्या बस इतना ही था और क्या उसने अपनी फैलाई सारी गंदगी साफ कर दी है। जब वो आसपास देखता है तो जमीन पर एक भी लाश नहीं बची होती, सिर्फ उसका घोड़ा पास में खड़ा होता है। फिर वो नंगी मिट्टी पर बैठ जाता है और शांति से उन बैंडिट से मिली सारी जानकारी पर सोचने लगता है। एबोनी सिंडिकेट अब उसके सामने खुल चुकी थी। वो लेवल अप करने के लिए ऐसे टारगेट्स ढूंढ रहा था जो आम लोगों और मार्शल आर्टिस्ट्स के बीच के हों, और उसे ये लोग किस्मत से मिल गए थे। उसकी नज़रें सख्त हो जाती हैं और वो तय करता है कि अब से वो इन्हें ही अपना शिकार बनाएगा। उसके दिमाग में लेवल अप करने का ख्याल घूम जाता है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है और महसूस करता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। उसे समझ आता है कि जैसे ही उसने लेवल अप किया, उसके सारे पुराने घाव भर गए थे। सिर्फ हाथों के निशान ही नहीं, बल्कि उसके शरीर की हर चोट ठीक हो गई थी। वो सोचने लगता है कि क्या ये ताकत दिल या दिमाग जैसे अहम अंगों की चोट भी ठीक कर सकती है। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और महसूस करता है कि वो फिर से लेवल अप के करीब है। वो सोचता है कि थोड़ा रिस्क लेना शायद ठीक रहेगा। उसे याद आता है कि जब वो पहले लेवल अप हुआ था तो पूरी गली में रोशनी भर गई थी, और वो समझ जाता है कि यही लेवल अप का नुकसान है। ये सिर्फ देखने में अजीब नहीं था, बल्कि खतरे को भी बुला सकता था। ये सब सोचते हुए वो तय करता है कि इसे छुपाना बहुत ज़रूरी है। इन्वेंट्री से मारने का तरीका भी अलग नहीं है, और उसे समझ आ जाता है कि उसे कभी किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। शिकार के बीच छुपा हुआ हंटर बिल्कुल आम दिखना चाहिए। जब तक वो सबकी तरह नहीं लगेगा, तब तक वो सबसे खतरनाक हंटर नहीं बन सकता। इसलिए सैम तय करता है कि अब वो तभी लेवल अप करेगा जब हंट खत्म हो चुका हो, या फिर ऐसी जगह हो जहां उसके अलावा सिर्फ प्रे ही मौजूद हों। अपने दिमाग को सहेजने के बाद वो जमीन से उठता है, घोड़े की रेस पकड़ता है और उसे घाटी से बाहर ले जाने लगता है। चलते वक्त शहर की रोशनी उसके शरीर पर पड़ती रहती है। वो सोचता है कि जोंग हो थोड़ा ज़्यादा सतर्क या ताकतवर था, और वो खुद भी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता था। उसे एहसास होता है कि गूंगा बनने का नाटक अब काम नहीं आएगा। शहर में जिंदा रहने के लिए उसे खुद को जाहिर किए बिना और मजबूत बनना होगा। जैसे ही वो सड़कों में घुलता मिलता है और लोगों की भीड़ का हिस्सा बन जाता है, उसके दिमाग में साफ हो जाता है कि अब उसे क्या करना है।
उसे समझ आ जाता है कि उसे और ज़्यादा ताकतवर लोगों को मारना होगा। उसी पल अचानक सीन बदल जाता है। कोई उसके कंधे को पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो सोम है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं जब वो समझता है कि सामने खड़ा आदमी दो बड़े क्लैन्स में से एक का लीडर है। वो आदमी उसे मार डालने वाली नज़रों से देखता है और पूछता है कि क्या उसी ने मैकिल को मारा था। अगले ही पल उसके कंधे को पकड़ने वाले हाथ से भयानक दबाव उसके शरीर में दौड़ जाता है। समय पीछे जाता है और एक सिस्टम पैनल अचानक सामने आ जाता है जो बताता है कि म्यूरियम ऑनलाइन सिस्टम में एक क्रिटिकल एरर हो चुका है। पैनल कहता है कि गेम कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर उसे हैरानी होती है क्योंकि एरर ठीक उसी समय आया था जब वो लेवल 2 पर पहुंचा था। वो खुद को फिर से स्टेबल में खड़ा पाता है और सिस्टम पैनल को ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि इसकी वजह शायद उसका खुद का होना है, क्योंकि गेम सिस्टम और ऐसा इंसान जो इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए दोनों साथ में चल रहे हैं, तो गड़बड़ी वहीं से आ रही है। वो अपने हाथ जबड़े पर टिकाकर सोचता है कि उसका होना ही अपने आप में एक क्रिटिकल एरर है। पैनल से इंटरैक्ट करते ही स्क्रीन अचानक स्टेटस पर चली जाती है, जहां अटैक, पावर, इंटेलिजेंस, क्वेस्ट्स, इक्विपमेंट और आइटम्स दिखते हैं। वो हर कैटेगरी को ध्यान से देखता है ताकि सब कुछ समझ सके। वो नोटिस करता है कि जो स्टैट्स पहले क्वेश्चन मार्क में थे वो अब गेज बार में बदल चुके हैं। इससे उसे शक होता है कि ये चेंज भी उसी क्रिटिकल एरर से जुड़ा है, क्योंकि असल दुनिया में हर चीज़ को गेम की तरह नापना मुमकिन नहीं होता। फिर वो स्किल्स ऑप्शन चुनता है और पैनल तुरंत उसके स्किल्स दिखाने लगता है। लिस्ट देखते हुए उसे स्लैश और स्टैब जैसे अटैक स्किल्स दिखते हैं। दूसरी तरफ ब्लॉक और थ्रो भी थे जो उसके स्किल सेट में शामिल थे। वो तुरंत पहचान लेता है कि ये पैसिव स्किल्स हैं जो कैरेक्टर क्रिएशन के वक्त अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन उसकी नज़र आखिरी एंट्री पर जाकर रुक जाती है। वो उस नाम को ध्यान से देखता है, स्पिरिट आई। ये ऐसा स्किल था जो उसने कभी गेम खेलते वक्त नहीं देखा था। कोई अलग डिस्क्रिप्शन भी नहीं दी गई थी, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। जैसे ही वो स्किल सिलेक्ट करता है, सिस्टम तुरंत बताता है कि स्पिरिट आई की एक्टिवेशन कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं और स्किल अपने आप कास्ट हो रही है। ये सुनकर वो पूरी तरह घबरा जाता है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो जाता है। टाइमर 20 से शुरू होता है। वो घबराकर खड़ा हो जाता है और समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। 16 पर सिस्टम बताता है कि 20 मीटर के दायरे में कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसका लेवल उससे 10 या उससे ज़्यादा ऊपर है। वो सोचता है शायद ये स्किल किसी तरह का वार्निंग सिस्टम है। काउंटडाउन चलते चलते उसे कई प्रेजेंस पास आती हुई महसूस होती हैं। 13 पर उसे साफ बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। 12 पर उसके पास कुछ भी करने का रास्ता नहीं बचता। वो मुट्ठियां कस लेता है और खुद को संभालते हुए 11 तक देखता रहता है और खुद को समझाता है कि शायद दुश्मन नहीं होगा। 10 पर वो सोचता है कि बहुत कम लोग होंगे जो डानरी क्लैन में घुसने की हिम्मत करेंगे। अगर सच में इंट्रूडर्स होते तो इतनी धीमी चाल से नहीं आते। 9 पर कदम दरवाजे के पास पहुंच चुके होते हैं। वो मान लेता है कि आने वाला क्लैन का कोई एक्सपर्ट ही होगा। उसे लेवल डिफरेंस का मतलब पूरी तरह नहीं पता, लेकिन उसे ये ज़रूर समझ आता है कि इतना गैप बहुत बड़ा होगा, क्योंकि लेवल 2 तक पहुंचने में ही उसे कितनी मुश्किल और खतरा झेलना पड़ा था। वो सोचता है कि लेवल 10 तक पहुंचने के लिए कितने आम लोगों को मारना पड़ता होगा। हज़ारों, शायद 10,000 से भी ज़्यादा। तभी वो उस ऑरा को महसूस करता है, उन कदमों में छुपा हुआ भारी दबाव। इससे उसे समझ आ जाता है कि सामने खड़ी ताकत उन सब जानों के वजन के बराबर है। 4 पर वो आंखें बंद कर लेता है और अपनी किस्मत मान लेता है। डैनरी क्लैन में उसकी कोई अहमियत नहीं है। काउंटडाउन आखिरकार 1 पर पहुंचता है। दरवाज़ा जोर से खुलता है और 2 परछाई जैसी आकृतियां अंदर आती हैं। उनमें से एक को 2 बड़े क्लैन्स में से एक का लीडर बताया जाता है। उसकी नज़र सोसाम से मिलती है और दोनों की आंखें टकरा जाती हैं। वो आदमी शांत भाव से नीचे देखता है, फिर अपने बाएं हाथ से सोसम के कंधे को पकड़कर पूछता है कि क्या वो सोसम है। सोसम चुपचाप सिर हिलाकर इशारा करता है और गूंगे होने का नाटक जारी रखता है। आदमी ठंडे लहजे में पूछता है कि क्या उसी ने माचियो को मारा था। सोसम फिर भी चुप रहता है। उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है और उसके कंधे पर रखा हाथ हल्की नीली रोशनी छोड़ने लगता है। अचानक वो रोशनी तेज हो जाती है। सोसम को ऐसा दर्द होता है जिसे वो सह नहीं पाता और चिल्ला उठता है, जबकि आदमी की आंखें और हाथ डरावनी तरह से चमकते रहते हैं। बिजली जैसी एनर्जी उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसकी हड्डियों में फैलती हुई, पसलियों पर रेंगती हुई बाहर की ओर फैल जाती है। उसकी आंखें और शरीर ऐसे जलने लगते हैं जैसे ताकत सीधा उसके पेट में जाकर उस जगह घुस रही हो जहां एनर्जी होनी चाहिए थी। कुछ देर बाद आदमी को उसका जवाब मिल जाता है। वो साफ महसूस कर लेता है। सो का कोर पूरी तरह काला और खाली है। उसमें कल्टिवेशन का कोई निशान नहीं है।
आदमी धीरे से अपना हाथ हटा लेता है। सो सैम फिर से गूंगे जैसा भाव बना लेता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि उसके साथ अभी क्या किया गया। क्लान लीडर कुछ पल तक वहीं खड़ा रहता है और हल्की सांस छोड़ता है। फिर वो अपने साथी की तरफ मुड़कर कहता है कि अब चलने का वक्त है, और सुसम को स्टेबल में ही छोड़ देता है। उसका साथी हैरान होता है, लेकिन उसके साथ चला जाता है। जाते वक्त वो पीछे मुड़कर देखता है और सुसम को वहीं खड़ा पाता है, जो बिना हिले उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। वो बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी ठंडी गंभीरता होती है जैसे वो किसी भी पल मारने को तैयार हो। सोसम जब अकेला रह जाता है तो उसकी नज़र और गहरी हो जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगती हैं और हर पल के साथ अंधेरा स्टेबल को निगलने लगता है। स्टेबल के बाहर उसका साथी पूछता है कि क्लान लीडर ने बिना सही पूछताछ के उसे छोड़ क्यों दिया, और क्या वो लड़का शक वाला नहीं था। क्लान लीडर जवाब देता है कि वो लड़का सच में शक वाला था, इसलिए पहले ही उसके शरीर में इंटरनल एनर्जी डाली गई थी। वो समझाता है कि अगर उस लड़के ने जरा सा भी मार्शल आर्ट सीखा होता तो कुछ न कुछ निशान जरूर मिलता। गंभीर चेहरे के साथ उसका साथी पूछता है कि टेस्ट का नतीजा क्या रहा। क्लान लीडर ठंडे लहजे में कहता है कि लड़का पूरी तरह खाली है। उसके पास इंटरनल एनर्जी का एक भी टुकड़ा नहीं है, और वो सिर्फ एक आम इंसान है जिसने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। फिर वो रुककर चांद की तरफ देखता है और सोचता है कि क्या वो सारी मौतें सच में सुइसाइड थीं या मर्डर। अगर ये प्लेग था तो वो सोचता है कि खत्म होने से पहले और कितनी जानें जाएंगी। अजीब तरह से चमकते चांद के नीचे जियो की चिंता के उलट सुइसाइड प्लेग बोंगयांग से गायब हो जाता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी सोच का जवाब दे दिया हो। उसके थोड़े ही समय बाद शहर में कत्लेआम की एक नई लहर चल पड़ती है। बोंगयांग की एक बरसाती रात में पूरे चांद के नीचे पुराने बिल्डिंग की कतारों के बीच एक रेस्टोरेंट हमेशा की तरह गुलजार रहता है। आवाज़ें बाहर तक फैलती हैं और अंदर लोग खाते पीते रहते हैं। वेटर टेबलों के बीच भागते हुए ऑर्डर्स चिल्लाते रहते हैं। मेहमानों में एक आदमी पहले से आधा नशे में होता है। वो अपना कप टेबल पर पटकता है, लंबी सांस छोड़ता है और अपने साथी से पूछता है कि क्या उसने वो कहानी सुनी है। सामने बैठा मिडिल एज आदमी पूछता है कि क्या वो नेमलेस स्वॉर्ड्समैन की बात कर रहा है। नशे में आदमी कहता है कि उसके बारे में कौन नहीं सुना है। वो कहता है कि उसे ग्रेट नेमलेस स्वॉर्ड्समैन कहना चाहिए, और डींग मारता है कि वो एबनी सिंडिकेट के लोगों को मार रहा है। उसका साथी जल्दी से उसे आवाज़ धीमी करने को कहता है और गलत लोगों के सुन लेने के नतीजों से डराता है। नशे वाला आदमी बात नहीं मानता और चिल्लाकर कहता है कि वो चाहता है सब सुने। वो बताता है कि एबनी सिंडिकेट की जो बड़ी बड़ी फैक्शन हैं, उनमें से व्हाइट टाइगर यूनिट और रेड वुल्फ सेट पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मिडिल एज आदमी उसे चेतावनी देता है कि अभी भी कई इलाके बचे हैं, और अगर ब्लैक स्नेक सोसाइटी के लोग ये सुन लें तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नशे वाला आदमी हंसता है और अपने हाथों से अजीब इशारे बनाते हुए कहता है कि उनका वक्त भी जल्दी आएगा और ग्रेट नेमलेस स्वॉर्ड्समैन उन्हें भी पूरी तरह कुचल देगा। उसकी ऊंची आवाज़ से पास बैठे कई लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिनमें एक रहस्यमयी आदमी भी होता है जिसने क्लोक और स्ट्रॉ हैट पहन रखी होती है। बिना कुछ बोले वो आदमी उठता है और रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा आधा ग्लव और टोपी की छांव में छुपा होता है। फटे पुराने जूते पहने, पैरों पर हल्के निशान दिखते हुए वो बारिश से भीगी जमीन पर कदम रखता है और रात में गायब हो जाता है। चलते चलते वो एक भिखारी के पास से गुजरता है, जो खुले में हवा और बारिश में भीग रहा होता है। वो आदमी जैसे ही आगे निकलता है, भिखारी धीरे से सिर उठाता है और उसकी आंखें हल्की चमकती हैं जब वो उसे जाते हुए देखता है। अचानक रात में तेज गरज सुनाई देती है और सीन अचानक बदल जाता है। अब वही रहस्यमयी आदमी ब्लैक नेक सेक्ट के सामने खड़ा होता है। बाहर रात ने पूरी जगह को निगल लिया था। ब्लैक सर्पेंट सोसाइटी के फाटक के बाहर लगातार बारिश हो रही थी। पत्थरों की पगडंडियां भीग चुकी थीं और दीवारें काली पड़ गई थीं। फाटक पर तैनात एक गार्ड ड्यूटी के दौरान ही सो गया था। थोड़ी देर बाद दूसरा गार्ड वहां पहुंचा। उसे देखते ही वो भड़क उठा। उसने सोए हुए गार्ड के सिर पर जोर से मारा और चिल्लाया कि ऐसे वक्त पर सो कैसे सकता है। पहला गार्ड घबराकर उठ गया और बार बार माफी मांगने लगा। सख्त गार्ड ने उसे सतर्क रहने को कहा और याद दिलाया कि नेमलेस वॉन्डरर की वजह से हर तरफ अफरातफरी मची हुई है। उसने बताया कि ब्लैक फैक्शन के 3 लोग पहले ही खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ ब्लैक सर्पेंट सोसाइटी ही बची है। बात करते करते उसके दिल में अजीब सी बेचैनी आ गई। उसने देखा कि पहला गार्ड फिर से झपक रहा था। गुस्से में वो उसे बेकार हरामी कहकर चिल्लाया कि ये फिर से सो गया है, लेकिन उसकी आवाज़ बीच में ही रुक गई। वह गार्ड मर चुका था। खून ताज़ा था और धीरे धीरे जमीन पर टपक रहा था, जैसे किसी ने अभी उसकी गर्दन सॉर्ट से काट दी हो। यह देखकर सख्त गार्ड सन रह गया। ये काम सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, नेमलेस वॉन्डरर। वो मुड़ भी नहीं पाया था कि सम उसके पीछे आ खड़ा हुआ। एक ही झटके में उसकी गर्दन कट गई।
दोनों लाशें जमीन पर गिर पड़ीं। सम चुपचाप खड़ा उन बेजान शरीरों को देखता रहा, फिर अंदर ब्लैक सर्पेंट सोसाइटी की तरफ बढ़ गया। अंदर पहले से कई लोग उसका इंतजार कर रहे थे। वे कतार में खड़े थे और सॉर्ड, डैगर, नाइफ जैसे हथियार कसकर पकड़े हुए थे। जैसे ही सम आगे बढ़ा वो चौकन्ना हो गया। भीड़ में से एक एल्डर बाहर निकला और अपनी सॉर्ड निकाल ली। उसे पूरा यकीन था कि सॉम जरूर आएगा। उसने उस बदनसीब नेमलेस को पहचान लिया। सॉम के सामने जमीन में तीर गड़े हुए थे जो साफ चेतावनी थे। सॉवुम खामोश खड़ा रहा, उसका चेहरा सायों में छुपा हुआ था। अचानक जोरदार बिजली कड़की। उसे इशारा मानकर एल्डर ने सॉर्ड उठाई और चिल्लाया कि इस हरामी को अभी खत्म कर दो। सब एक साथ उसकी तरफ दौड़े। सॉम ने अपनी स्किल स्वीप ऑफ 1000 सोल्जर्स चालू की। एक ही वार में उसने सबको काट दिया। कई लोग वहीं ढह गए। जो थोड़े बचे वे जमे रह गए, समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। कांपते हुए एक आदमी ने अपने बॉस की तरफ देखा और पूछा कि अब क्या करें। बॉस चिल्लाया कि आगे बढ़ो और कहा कि वो खुद इस हरामी को मारेगा। गुस्से में वो सॉम की तरफ झपटा। सम ने एक आदमी को पकड़कर हवा में उठा लिया और उसी वक्त भागते हुए बॉस को भी पकड़ लिया। दोनों को पास खींचकर एक ही झटके में उसने अपनी सॉर्ड उनके पेट के आर पार कर दी। दोनों वहीं ढह गए। उसी पल एक गंजा आदमी पीछे से सॉवुम पर टूट पड़ा। वो हंसते हुए उसे फिसलने वाला हरामी कहने लगा और चिल्लाया कि आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया है। वो गालियां देता रहा। सॉवुम ने धीरे से उसकी तरफ देखा। गंजा आदमी मुस्कराया और उसे खड़े रहने का हुक्म देने ही वाला था कि सॉम हिल गया। उसने अपना इन्वेंट्री चालू किया और पीठ के पीछे से ब्लेड निकाल ली। एक ही साफ वार में उसकी गर्दन कट गई। वह बेजान होकर गिर पड़ा। बाकी लोग अविश्वास से देखते रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि ब्लेड उसकी पीठ से कैसे निकली। सम ने उनकी तरफ ठंडी नजर डाली। उसी पल एक बूढ़े आदमी ने अचानक डैगर फेंकी। वो सीधी सॉम के पेट में धंस गई। खून बहने लगा और सम घुटनों के बल गिर पड़ा। बूढ़ा आदमी संतोष से मुस्कुराया। उसे लगा कि आखिरकार पक्का वार हो गया है। लेकिन तभी सम ने अपने पेट में धंसी डैगर पकड़कर खुद ही बाहर खींच ली। वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी ने सबको जड़ कर दिया। सूम ने सिर उठाया और सिहरन भरी मुस्कान दी। उसकी आंखें खून सी लाल हो गईं। दोनों हाथों में डैगर पकड़कर वो उन पर टूट पड़ा। चारों तरफ चीखें गूंज उठीं। ब्लैक सर्पेंट सोसाइटी के भीतर की चीखें बाहर तक सुनाई देने लगीं। पास ही खड़ा एक आदमी कांपने लगा। उसे महसूस हुआ कि चीखें धीरे धीरे कम हो रही हैं। उसने गिनती की और समझ गया कि उनकी सिर्फ 13% ताकत ही बची है। उसका दिल बैठ गया। क्या एक अकेला इंसान सबको मार देगा? वो खुद को दिलासा देने लगा कि उन्होंने तो बस उगाही की थी, इंसानों की तस्करी की थी, औरतों को अल्कोहल हाउसेस में बेचा था। लेकिन डर ने उसकी सारी दलीलें कुचल दीं। अब उसे समझ आ गया था कि सम उन्हें मारने ही आया है। उसने पीछे की गली की तरफ इशारा किया और बताया कि वो पैराडाइज मैंशन तक जाती है जहां सोसाइटी का लीडर रहता है। वह सॉम को उसी रास्ते पर ले गया। मैंशन की तरफ देखते ही उसने सायों में छुपे कई लोगों को देखा, एम्बुश के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद सम बाहर निकला। उस आदमी ने आदेश चिल्लाए और सारे तीर एक साथ छोड़े गए। तीरों की बारिश ऐसे की तरफ बढ़ी। सम उछलकर हवा में कूद गया और हर तीर से बच गया। कुछ पल के लिए वो दिखना बंद हो गया। तभी अंदर से एक चीख गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। एक एक कर लोग सवाम को हर आदमी की गर्दन काटते देखते रहे। वो आदमी वहीं जम गया। डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया। फिर भी कांपते हुए उसने अपनी सॉर्ड पकड़ी और आगे बढ़ा। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि बाकी सब मर चुके हैं। उसने सच मान लिया कि सॉ ही नेमलेस वॉन्डरर था। जब उसने सम की खून सी लाल आंखों में देखा तो समझ नहीं पाया कि उन्होंने ऐसा क्या किया था कि ये अंजाम मिला। हैरानी और डर में वो चीख पड़ा और बोला कि सम कोई मौत का देवता नहीं है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि सॉवुम हिल गया। ब्लेड चमकी और उसकी गर्दन कट गई। सिर जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद सुम का इरादा साफ हो गया। उसे बस उनकी जान चाहिए थी। चारों तरफ लाशें बिछी थीं। हर तरफ खून फैला था। इस तबाही के बीच खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी स्मर्क आई। तभी पता चला कि वो असल में कौन है। वो था बैंगपू, ब्लैक स्नेक सोसाइटी का लीडर। सोम उस रास्ते को याद करने लगा जो उसे यहां तक ले आया था। उसके पहले निशाने व्हाइट टाइगर गैंग थे। उसने जैंगो को मार दिया और उसका लेवल बढ़ गया। लेकिन वो अब भी उनके सामने सीधे खड़े होने के लिए काफी कमजोर था। इसलिए उसने लियोर और आर्सन को अपना तरीका बना लिया। एक के बाद एक एम्बुश होते चले गए। जब तक व्हाइट टाइगर गैंग का लीडर बीहो समझ पाता कि चल क्या रहा है,
तब तक उसके आधे से ज़्यादा लोग मारे जा चुके थे। इस खून खराबे के दौरान ऑफिसर्स और गांव वालों ने उसकी बेरहमी देखकर सॉम को एक नाम दिया। अब वो नेमलेस वॉन्डरर कहलाने लगा। उस नाम वाला नया मास्क मिलते ही ब्लैक फैक्शन के लोगों को मारना और भी आसान हो गया। आखिरकार जब उसने व्हाइट टाइगर गैंग के लीडर को भी खत्म कर दिया तो उसका लेवल 5 पर पहुंच गया। उसी पल उसे अपने पहले एक्टिव स्किल्स मिले। उसकी आंखों के सामने सिस्टम विंडो खुली। किंग गोंग एक्वायर्ड, 3 पावर सॉर्ड टेक्निक एक्वायर्ड। सिस्टम विंडो बंद हुआ और उसका स्टेटस दिखा। कैटफिश जैसी, लेवल 11, 14% प्रोग्रेस। किंग गोंग एक मार्शल टेक्निक के रूप में दिखा जो शरीर को हल्का करता था। ये अभी लेवल 0 पर अप्लाइड था। लेवल 1 अनलॉक हो चुका था और मास्टरी 0% थी। 3 पावर सॉर्ड टेक्निक की पहली चाल सामने आई, स्वीप ऑफ 1000 सोल्जर्स। ये एक ताकतवर हॉरिजॉन्टल स्लैश था। यह अभी लेवल 1 पर अप्लाइड था और मास्टरी 0% थी। सॉम ने हल्का सा स्माइल किया। वो सोच रहा था कि ये तीनों स्किल्स मिलकर कितनी जबरदस्त ताकत देंगी। अब वो ब्लैक फैक्शन से हेडन टकराने के काबिल हो चुका था। जब तक बच्चे खेल खेल में नेमलेस वॉन्डरर बनकर नकल करने लगे, तब तक रेड वुल्फ कल्ट इस दुनिया से पूरी तरह मिट चुका था। डिंगयोंग में अब ब्लैक फैक्शन का सिर्फ एक ही गुट बचा था, ब्लैक स्नेक सोसाइटी। उधर ब्लैक स्नेक सोसाइटी का लीडर बैंगपू अपने बालकनी पर बैठा था। वो अंधे आसमान से गिरती बारिश को चुपचाप देख रहा था। सॉवुम उसकी तरफ आ रहा था। जैसे ही बैंगपू ने उसे देखा, वो समझ गया कि यही नेमलेस वॉन्डरर है। सॉम चुप रहा। बैंगपू जोर से हंसा और सॉम को हीरो मानने की सोच का मजाक उड़ाया। उसने उसके डरावने रूप की तरफ इशारा किया। सॉम ने शांत आवाज में कहा कि वो हीरो नहीं है। बैंगपू ने पूछा कि फिर उसने ब्लैक फैक्शन के लोगों का कत्लेआम क्यों किया। सॉम के चेहरे पर डरावनी हंसी फैल गई। उसकी खून जैसी लाल आंखें चमकीं। मैं इसलिए मारता हूं क्योंकि मैं हीरो नहीं हूं। बैंगपू फिर से ठहाका लगाकर हंसा। उसने कहा कि सॉम ने बुनांग के हर इंसान को बेवकूफ बना दिया है। सॉम ने उसी खौफनाक हंसी के साथ जवाब दिया कि उसने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, लोगों ने खुद ही इस पर यकीन करना चुना। बैंगपू आगे बढ़ा और अपनी सॉर्ड कसकर पकड़ ली। उसने माना कि सॉम एक दिलचस्प इंसान है। उसने कहा कि रिवर ऑफ 3 क्रॉसेस पार करने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं है। उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान फैल गई। वो टकराव का स्वागत करने लगा। सॉम सच में नेमलेस वॉन्डरर है या नहीं, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। बैंगपू को बस इतना साफ दिख रहा था कि सॉम उसे मारने आया है। पूरे भरोसे के साथ वो उसकी ताकत परखने के लिए तैयार हो गया। उसके शरीर से नीली ऑरा फूट पड़ी। उसकी आंखें तेज नीले रंग में चमक उठीं। बिना रुके वो सीधे सॉवुम की तरफ दौड़ा। उसी पल सॉवुम के शरीर से लाल ऑरा फूट पड़ी। उसकी खून जैसी लाल आंखें जल उठीं और वो भी सीधे बैंगपू की ओर बढ़ गया। दोनों की सॉर्ड्स आमने सामने टकराईं। बारिश से भीगी रात में टकराव की तेज गूंज फैल गई। बैंगपू ने पहला वार किया। सॉम के पेट में गहरा स्लैश लगा और खून बहने लगा। इतनी भयानक चोट के बावजूद सॉम रुका नहीं। वो लगातार हमला करता रहा। ये देखकर बैंगपू हैरान रह गया। जवाब में उसने अपना स्किल एक्टिवेट किया, जूना ओपनिंग। उसने टाइमिंग गिनी और समझ गया कि समय बहुत कम है, हमला सही वक्त पर नहीं पहुंचेगा। फिर भी उसके चेहरे पर भरोसे भरा हल्का सा स्माइल आ गया और उसने अगली चाल चली। एक सटीक और बेरहम वार में बैंगपू ने सॉम का हाथ काट दिया। हवा में खून की बौछार फैल गई। सॉम एक पल को थम गया, लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। बैंगपू फिर से मुस्कुराया। उसका चेहरा डरावना हो चुका था। सॉम का शरीर अब सही हालत में नहीं था। यह देखकर उसने दबाव और बढ़ा दिया। सॉम जैसे ही आने वाले वार रोक रहा था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। बैंगपू बार बार उसी के जख्मों पर हमला कर रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर ये चलता रहा तो हार तय है। अपनी देह कुर्बान कर देने से भी नतीजा नहीं बदलेगा। बैंगपू ने जीभ हल्की बाहर निकाली और उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी हिम्मत पर सवाल किया। फिर उसने अपनी 3 पॉइंटेड सॉर्ड टेक्निक चलाई और सॉम पर दोबारा वार किया और खून बह निकला। इसी टेक्निक के साथ बैंगपू ने अपनी ब्लेड के अंदर छिपा रोपलाइक हथियार बाहर निकाला। वो सॉम के शरीर पर कसकर लिपट गया और उसे पूरी तरह जकड़ लिया। एक झटके में उसने सॉम का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। हंसते हुए वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगा। उसने कहा कि आखिरकार उसने उसे पकड़ लिया है। ये टेक्निक कितनी परफेक्ट चली, क्योंकि ये पहली बार था जब उसने फ्लेक्सिबल सॉर्ड का इस्तेमाल किया था। तभी सॉम के होठों पर हल्का सा स्माइल आया। एक ताकतवर लात मारकर उसने बैंगपू को पीछे उछाल दिया। बैंगपू दूर जाकर जोर से गिरा। जब वो फिर से खड़ा हुआ तो सॉम सन्न रह गया। बैंगपू के पीछे परछाइयों में एक विशाल नीला सांप खड़ा था।
बैंगपू फिर मुस्कुराया और बोला कि सॉम सच में बहुत अलग है। अब सिर्फ 10% बचा है। उसने हालात को ऐसे देखा जैसे ये कोई डिनर हंट हो। उसने गौर किया कि सॉम ने अपनी ही देह को बेट बनाने में एक पल की भी हिचक नहीं दिखाई। ये मार्शल आर्टिस्ट के लड़ने का तरीका नहीं था, ये किसी असैसिन या हंटर का तरीका था। बैंगपू को एक बात समझ आ गई, जीवन और मौत की लड़ाई में वही जीतता है जिसके पास छुपाने के लिए ज्यादा कुछ होता है। उसके पास छुपाने के लिए ज्यादा था, सॉम के पास कम, और यही फर्क सॉम की घातक गलती बन गया। पूरे भरोसे के साथ बैंगपू ने अपनी शर्ट फाड़ दी। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। उसी पल साफ हो गया कि उसका शरीर खुद ही सांप जैसा था। वो अपनी शैडो स्नेक के साथ पूरी तरह मिल गया और दोनों एक रूप बन गए। ताकत बेकाबू होकर फूट पड़ी। वो हवा में उठ खड़ा हुआ, खौफनाक और राक्षसी रूप में। यह देखकर सॉम हैरान रह गया। बैंगपू ने क्रूर ग्रिन के साथ उसका मजाक उड़ाया और कहा कि सॉम भी वैसे ही मरेगा जैसे कभी लाना मरी थी। उसने उसे एक बिना नाम का किलर गोस्ट कहा। इसके तुरंत बाद विशाल सांप ने अपना मुंह पूरा खोल दिया और सीधे सॉम की तरफ झपट पड़ा।